ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। माना कि ये जंग इतनी आसान नहीं है, यहाँ दुश्मन का कोई निशान नहीं है। क्यों हार जाऊं? इसलिए कि हथियार नहीं है। हारने को मेरा देश तैयार नहीं है। हारेगी ये महामारी, जीत कर लौटेंगे हम सब। टीकाकरण और कोविड नियमों का पालन करें तब तक। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मिश्र। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संदीप, देश भर में कई राज्यों में विद्यालय एक बार फिर से खुल रहे हैं। कई जगहों पर स्कूल खुल भी गए हैं, बच्चे विद्यालय भी जा रहे हैं। देश के कई भागों में भारी बारिश भी हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी का खतरा अब भी बना हुआ है। बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो 6 से 8 घंटे जितने समय भी क्लासेस चल रही हैं, पूरी अवधि के दौरान मास्क पहने रखेंगे, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा है उनसे ये अपेक्षा करना। ऐसे में अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, न भेजें, और भेजें तो क्या क्या सावधानी बरतें? हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं आनंद जी कि स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे भी अब स्कूल जाने के लिए उत्सुक भी हैं। बहुत दिन से स्कूल गए नहीं हैं। काफी सारे बच्चे चाह रहे हैं कि स्कूल जाएं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये चिंता जरूर है कि अगर वो जाएंगे तो कहीं कोरोना से का इन्फेक्शन ना लग जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो सबसे पहली चीज तो है कि बच्चों की और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर अवेयरनेस कराना। बच्चे जो है हम 9 से 12 तक के अलाउ कर रहे हैं, तो ये बच्चे तो काफी समझदार होते हैं। इनको बताना जरूरी है कि क्या क्या प्रिकॉशंस उनको रखने हैं। तो जैसे कि मास्क लगाए रखना है, और दूसरी चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, और ऑफ कोर्स अभी थोड़े दिन में हमारी और वैक्सीन भी आ जाएगी बच्चों के लिए। तो वो वैक्सीन जैसे अवेलेबल हो जाए तो वो लगा लेनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बच्चों को अपने लेवल पे, और पेरेंट्स को बच्चों को समझाना पड़ेगा, टीचर्स को भी बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो ये तो एक नंबर 1 है। दूसरी चीज ये है कि स्कूल जो है उनको बड़े एहतियात बरतने पड़ेंगे कि जैसे आप खुद बोल रहे थे कि मास्क शायद बच्चे सारे टाइम लगा पाए ना लगा पाए, तो अपनी तरफ से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा क्लासेस में। तो जैसे 50% ऑक्यूपेंसी अलाउ करी जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि जो लंच ब्रेक है या जो खाने के जो वो है अवकाश, उनको स्टैगर करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ बच्चों को एक टाइम पे अलाउ करें, एक के बाद एक बच्चों को अलाउ करें खाने के लिए, सबको एक साथ ना अलाउ करें ताकि क्राउडिंग वगैरह ना हो जी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्कूल में ये सब जो है सैनिटाइजेशन का सामान फ्रीली उपलब्ध होना चाहिए ताकि बच्चे उसको यूज कर सकें। तीसरी चीज, एक रूम बनाना पड़ेगा स्कूलों में, जिसको कि हम क्वारंटाइन रूम कह सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बुखार आए या कुछ ऐसा शक पड़े कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो जब तक उसके माँ बाप उसे पिक ना कर पाए तो उसको हम वहाँ सेफली रख सके ताकि बाकी बच्चे उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं जो रखनी पड़ेंगी प्रिकॉशन। डॉक्टर संदीप, अगर स्कूल से आगे बढ़कर कॉलेजेस की बात करें, बहुत सारे महाविद्यालय भी खुल गए हैं। देश में वैसे महाविद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऐसे में खासकर अगर हम छात्राओं की बात करें तो बाजार में डिजाइनर मास्क बहुत तेजी से चलन में देखने को मिल रहे हैं। अब जो डिजाइनर मास्क खरीद के छात्राएं लाती हैं या जो महिलाएं लेकर आती हैं, वो उसको धोने से बचती हैं। उन्हें लगता है कि उसका डिजाइन मास्क का खराब हो जाएगा। कितना खतरनाक हो सकता है एक ही मास्क को बिना धोए, बिना साफ किए लंबे समय तक पहनना?
देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने आनंद जी, और मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि पहली बात देखिए, ये समझने की हमको जरूरत है कि 2-3 तरह के मास्क अवेलेबल हैं। एक तो जो होते हैं जो कपड़े के मास्क होते हैं, जिसमें कि डिजाइनर मास्क भी कपड़े के ही होते हैं, तो वो एक वैरायटी है, उसमें प्रोटेक्शन जो है सबसे कम होता है। उसके बाद होते हैं सर्जिकल मास्क, जिनमें की प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, और तीसरे तरीके के होते हैं N95 मास्क, जिसमें की प्रोटेक्शन मैक्सिमम होता है एक आम आदमी के लिए। बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो तो N99 भी यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये 3 तरह के मास्क हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उसमें जो कपड़े का मास्क है, जैसा मैंने बताया कि नंबर 1 तो उसमें इन्फेक्शन कम प्रिवेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि जो कपड़े का मास्क होता है, आजकल बारिश का सीजन है, जैसा आपने बताया, काफी गीला हो जाता है, और इसमें कई तरह के जो है गंदगी आ जाती है, और वो गंदगी में क्या होता है, कीटाणु भी पनप सकते हैं। तो काफी कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि कुछ फंगस भी उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो जो लोग बार बार वही मास्क रीयूज करते हैं बिना धोए, या बहुत दिन मतलब यूज करते हैं, तो उसमें ये सारे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बल्कि आप खुद ही देखेंगे कि अगर मास्क बहुत दिन तक रखा रहे, और आजकल तो बारिश का सीजन है, इसमें जो है कई तरह के उसमें कीटाणु आ जाते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के चलन को हम ना फेवर करें, और प्रॉपर जो है इसमें जो मास्क का पर्पज है बचाना, जान बचाना, इन्फेक्शन बचाना, वो मास्क का प्राइम पर्पज है, वो जो है जरूर फुलफिल होना चाहिए जब हम मास्क लगाएं। सिर्फ फैशन के लिए नहीं मास्क लगाना है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और बहुत सारे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं या ठीक होने की प्रक्रिया में हैं, या फिर उनको संक्रमण से ठीक हुए 2 से ढाई महीने हो गए, उन्हें शिकायत है कि वो 4-5 सीढ़ियां भी चढ़ लेते हैं तो सांस फूलने लगती है। ऐसे में क्या इसका संबंध किसी हृदय की बीमारी से है? क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी समझ है कोरोना के बारे में, वो शायद पूरी तरह से सबको अवेयरनेस नहीं है कि ये कोरोना बीमारी है क्या। देखिए, इसमें 2-3 फेजेस हैं। पहला तो फेज होता है जिसमें कि एक्चुअल वायरल इन्फेक्शन होता है, जिससे कि ये स्टार्ट होता है जब फीवर आता है, और शुरू में हल्की खांसी जुकाम होता है और नाक बहती है। ये वाला जो फेज होता है, ये फर्स्ट फेज होता है, जिसको कि हम वायरल इन्फेक्शन का फेज कह सकते हैं। फिर दूसरा फेज होता है जिसमें कि जो हमारे खुद डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एंटीबॉडीज है और वो जो टी सेल्स है, वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, काफी इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो ये दूसरा फेज होता है जिसमें कि ज्यादातर लोगों को सीरियस प्रॉब्लम होती है। लंग सीरियस खराब हो सकता है, और हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, बाकी किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो वेरियस ऑर्गन्स को, ब्लड वेसल्स को ये अफेक्ट कर सकता है इस स्टेज पे, जिसको कि मैं कहता हूँ कि सेकंड स्टेज है। लेकिन लोग सेकंड स्टेज से जब ठीक हो जाते हैं तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि ये खत्म नहीं है कोरोना का जो प्रॉब्लम है, बल्कि एक थर्ड फेज भी आता है जिसको कि हम पोस्ट कोविड फेज कहते हैं। एक्चुअली इस फेज में क्या होता है कि कुछ जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी बरकरार रह सकती हैं, जिसमें कि एक चीज जैसे मास्ट सेल एक्टिवेशन है, वो कई बार कंटिन्यू करता रहता है, और लोग सोचते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए, हमारा क्योंकि कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं वो, और फिर उनका फीवर वगैरह भी उतर जाता है, उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। तो वो ये नहीं रियलाइज करते कि अभी जो है हम थर्ड फेज में एंटर कर रहे हैं, जिसमें कि कॉमन है कि हार्ट रेट जो है वो काफी बड़ी रहती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, या जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सांस फूल सकती है। लेकिन कभी कभी ये जो सांस फूलना है, ये सीरियस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि अगर किसी की थोड़ा ही कोशिश करने पे सांस फूलने लग जाती है, तो एक बार अपना फिर से चेकअप कराना चाहिए कि कोई लंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो गई है। और कभी कभी हार्ट में भी एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो कहीं वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो इकोकार्डियोग्राफी भी वगैरह करा के देखनी पड़ सकती है ऐसे लोगों को। तो मेरी तो ये राय है कि अगर किसी को सांस फूलता है, जिस तरह के सिम्टम आप बता रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर के संपर्क में अवश्य आए और चेक करा लें कि भाई ये फेफड़े ठीक है कि नहीं, हार्ट ठीक है कि नहीं, बाकी चीजें ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रामशंकर जी हैं। रामशंकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते।
सर मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से लगातार ये दूसरा साल चल रहा है कोरोना का जी, और तीसरे की आशंका है जी, तो हम किसी भी, देखिए हमारे यहाँ पे होता क्या है, जैसे फिल्म वगैरह बनती है ना तो लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है, तो क्या इस कोरोना पे फिल्म नहीं बन सकती? इसको भी बनाना चाहिए। और मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके विषय में विचार किया जाए। डॉक्टर संदीप, जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने तमाम माध्यमों का सहारा लिया है। कई छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बनाए गए हैं। टेलीविजन पर भी इसका विज्ञापनों के सहारे प्रचार किया जा रहा है और इनका ऐसा मानना है कि फिल्मों के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। एक अच्छा आइडिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में जागरूकता पर आधारित, कोरोना जागरूकता पर आधारित कोई फिल्म भी देश की जनता के लिए सरकार बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। महेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। छोटे बच्चों की हिफाजत कैसे रखें और जो उनके टीचर हैं जी उनको क्या निर्देश देना चाहोगे? जी डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम की शुरुआत में भी हम इस पर बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर अभिभावक बहुत परेशान हैं। कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, अभी बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को तो स्कूल नहीं खोलने का प्रोग्राम है। सिर्फ 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ही स्कूल का खोलना का विचार हो रहा है, बल्कि तय हो गया है। पर उनमें यह है कि इस तरह के बच्चों को तो समझदार होते हैं और इनको अगर प्रॉपरली हमारी सरकार के माध्यम से जानकारी रेगुलर दी जा रही है, हमारे जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बहुत ज्यादा कर्मठ है इस मामले में और बहुत सारे उन्होंने अपने प्रोग्राम भी करे हैं, तो उससे उनको जानकारी तो मिल रही है। और बाकी जो है छोटे बच्चों के बारे में मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको ये है कि कंटिन्यूअस मास्क लगा सकते हैं, बड़े लोगों की तरह जैसे कि एडल्ट कर सकते हैं वैसे वो भी कंटिन्यूअस मास्क लगा सकते हैं। 5 से 12 साल के बीच के जो लोग हैं वो बच्चे जो है वो कभी कभी मास्क लगा सकते हैं या ध्यान से केयरफुली मास्क लगा सकते हैं, लेकिन जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनको मास्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल। तो नेचुरली 5 साल से छोटे बच्चों के तो स्कूल अभी वैसे भी नहीं खुलेंगे, लेकिन 12 साल से ऊपर तो लोग प्रॉपर मास्क लगा सकते हैं। बस अवेयरनेस की जरूरत है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि मास्क से कितना प्रोटेक्शन हो सकता है जी, और जान भी बचती है और इन्फेक्शन भी बचता है। और बाकी टीचर्स को भी ये चीज इन्फोर्स करना चाहिए बच्चों को, जैसे बाकी स्कूल ड्रेस की कोड है, आपको पता ही है कि बिना स्कूल ड्रेस पहने कोई भी स्कूल नहीं जा सकता, तो ऐसे ही बिना ये बना देना चाहिए मैंडेटरी कि बिना मास्क के कोई भी बच्चा जो है स्कूल ना जाए, ना एंट्री अलाउ हो, और अगर कोई एंटर करने के बाद भी मास्क हटा ले तो उसको वापस घर भेज दिया जाए। तो नेचुरली वो ये सारी चीजें फिर फॉलो करेगा। फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी जुड़ गए हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ और मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर इतने दिनों से आ रहे हैं। और सर, प्रश्न करने से पहले मेरी एक कंप्लेन है, ये इसका प्रसारण जो सुबह में होता है तो सुबह में जो है सर प्रोग्राम ज्यादातर अब सुनाई नहीं देता। पहले तो सुनाई देता था लेकिन अब सुबह में प्रोग्राम आपका सुनाई नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इस बारे में हम आपको आने वाले कार्यक्रमों में सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कार्यक्रम का समय आप सुबह में कब सुन सकते हैं। वैसे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। आप YouTube पर जाकर AIR ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत जो कार्यक्रम है वो आप कभी भी सुन सकते हैं। अपना सवाल पूछिए अनवर जी। अनवर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर संदीप, आज एक डेटा सामने आया है और उस डेटा के अनुसार भारत में 1,60,00,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक यानी सेकेंड डोज मिस किया है। अब उनको ये बात परेशान कर रही है कि क्या वो डोज अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो उसका असर होगा, नहीं होगा, उनको पहली डोज फिर से लेने की जरूरत होगी। इस ऊहापोह की स्थिति में है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो इफेक्ट आना शुरू होता है वो पहली डोज के बाद, जब आप दूसरी डोज अगर 1 महीने के बियॉन्ड लें तो वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और वो मतलब अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर 1 महीने वाली डोज मिस भी हो गई है तो जब भी फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे जब भी आप चाहें तो अपनी सेकेंड डोज ले लें और उसका इफेक्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होती हैं। देखिए, पर्पज ये होता है कि जब पहली डोज देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है या जो डिफेंस की प्रणाली है वो एक्टिवेट हो जाती है जी। लेकिन वो कुछ मेमोरी सेल्स बनाती है, जिससे कि उसको मेमोरी में रहता है कि अगर कोविड का इन्फेक्शन हो तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी डोज का पर्पज ये है कि वो पूरी की पूरी मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट कर देना। तो वो आप जो है वो प्रॉपर एक्टिवेशन 1 महीने के बाद हो सकता है कभी भी। अगर आप 2 महीने बाद भी ले रहे हैं, 3 महीने बाद भी ले रहे हैं, तो उससे बेनिफिट है सेकेंड डोज लेने से, क्योंकि वो मेमोरी सेल्स अभी भी प्रेजेंट है जो कि एक्टिवेट हो जाएंगी और उससे जो है बेस्ट कोविड को फाइट करने के लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो आ सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति में मत रहिए। अगर आपने सेकेंड डोज सही टाइम पर नहीं ली है तो अब भी आपके पास समय है। जैसा कि डॉक्टर संदीप कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो जाकर आप सेकेंड डोज लीजिए और आपको इस टीकाकरण का पूरा फायदा मिलेगा। दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी। अच्छी तरह धर्मवीर जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपसे अनुरोध है कि एक बार दोबारा अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए। हेलो जी धर्मवीर जी पूछिए। तकनीकी कारणों के कारण उनकी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। डॉक्टर संदीप, आईसीएमआर ने कहा है कि अगर एक ही स्थान पर 2 सप्ताह तक लगातार नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दिखने लगे तो ऐसा माना जा सकता है कि वहां उस क्षेत्र विशेष में कोरोना की नई लहर आ गई है या उसका ये सबसे बड़ा संकेत है। काफी लंबे समय से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक आ सकती है। केरल में जिस तरह से बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग कहीं न कहीं पैनिक होते जा रहे हैं कि क्या अब उन्हें त्योहारों के मौसम में तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बात जो है उस बात पर डिपेंड करती है कि कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं या कोविड के संपर्क में आ चुके हैं। अब जहां तक दिल्ली का सवाल है, कुछ डेटा ऐसा भी आया है कि 90% लोगों को किसी न किसी तरह से कोरोना के कांटेक्ट में आ चुके हैं। या तो उनको एक्टिव बीमारी हो चुकी है या एटलीस्ट उनको इन्फेक्शन हो चुका है, वो कैरियर स्टेज में रह चुके हैं। और तो इसका मतलब ये है कि अगर 90% तक ऑलरेडी कोरोना का इन्फेक्शन फैल चुका है तो फिर बहुत कम लोग बचे हैं जिनमें कि कोरोना का जो है इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये एक बात जरूर है कि जो लोग एक बार संपर्क में आ भी चुके हैं, कोई उनको गारंटी नहीं है कि उनको फिर से नहीं हो सकता। तो उनको फिर से भी हो सकता है। लोगों को 2 बार भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और वैक्सीन लेने के बाद भी इसीलिए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और बीमारी भी हो सकती है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर 90% लोगों में कोरोना का के संपर्क में आ चुके हैं तो उनमें थोड़ा सा रिस्क कम है। लेकिन अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेते रहेंगी, मेरी सिर्फ जो गुजारिश है कि अगर वो लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेते रहेंगे, मतलब मास्क पहनते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहेंगे, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करते रहेंगे और बाकी सारे प्रिकॉशंस जो समझाए गए हैं वो फॉलो करते रहेंगे, तो फिर हो सकता है, हमें उम्मीद है कि थर्ड वेव जो है बहुत कमजोर सी आए जी, तो ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि ये सब आपके ऊपर है। अगर आप कोविड नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं और कोविड टीकाकरण में शामिल होते हैं, कोविड वैक्सीन लगवाते हैं, तो तीसरी लहर की संभावना को, आशंका को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। वास्तव जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को जी नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहिए, वास्तव जी ये जो
जो कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद बुखार आती है, ज्यादा दिन मतलब या कोई दवाई या टेबलेट लेने से या कोई वैक्सीन का असर या कम तो नहीं हो जाता? ये डॉक्टर साहब से जानना था। हमारे परिवार में कईयों पे 2, 3, 4 दिन तक 5 दिन तक बुखार रहा, तो ज्यादा दवाई खाने से ये वैक्सीन का असर कम नहीं होगा? ये जानना है डॉक्टर। कई तरह की शंकाएं हैं डॉक्टर संदीप इनके जहन में, और कई सारे ऐसे हमारे देशवासी भी हैं जिन्हें इस तरह की शंकाएं हैं। जी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है। नंबर 1 तो अगर बुखार आ रहा है और ये बाकी जो आप सिम्टम बता रहे हैं आ रहे हैं, तो एक तरह की तो गुड न्यूज है कि बॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज कोरोना इन्फेक्शन, और बॉडी अब उसके अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडी वगैरह और जो और रिस्पांस होता है, जो हमारा डिफेंस का रिस्पांस होता है, वो एक्टिवेट हो चुका है और अच्छा खासा हुआ है। तो नंबर 1 तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दवाई खाते हैं, ये सिर्फ जो उनके इफेक्ट्स हैं या जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बुखार है या पेन है, उसको दूर करते हैं। ये कोरोना की जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वैक्सीन से, उसको कुछ हार्डली कुछ इफेक्ट करते हैं, मतलब उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इम्यूनिटी तो हमारी हो ही जाती है एक बार अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो दवाई खाने से यह है कि जो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है या पेन हो रहा है या कुछ और, तो वो दूर हो सकते हैं। तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है ऐसे चीज करने से। और उससे आपको मतलब बिना खौफ ये समझना चाहिए कि आपको इम्यूनिटी आई है उस वैक्सीनेशन की वजह से। बिल्कुल। बिहार के मुजफ्फरपुर से उपेंद्र शाह जी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि 27 तारीख को कोवैक्सीन का पहली डोज लिया था, ठीक है जी। तो उसमें मेरे को परेशानी है कि शरीर में खुजली सी हो रही है, तो इससे क्या वजह हो सकता है? 4 दिन पहले इन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। 27 तारीख को मैंने लिया था एम्स में, 27 तारीख को दिल्ली से लिया था। जो अभी देह में खुजली सी हो रही है, तो इसका क्या वजह हो सकता है? जी डॉक्टर संदीप। देखिए, 2 चीजें हैं कि पहली बात तो ये है कि ये कोई और वजह भी हो सकती है खुजली की, तो उसको आप देखिए। अगर कुछ दिन परसिस्ट करती है तो एक बार स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि ये खुजली की वजह क्या है। वैक्सीन की वजह से अगर हो रही है खुजली तो ये 1 दिन में ठीक हो जाएगी, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो कुछ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ पे कुछ दवा लगा सकते हैं, या कुछ और जो होती है, जो ये हिस्टामिन की वजह से होती है, तो हिस्टामिन ब्लॉकर्स दवाइयाँ आती हैं, वो यूज कर सकते हैं खुजली के लिए। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से खुजली हो रही है, कोई और वजह हो सकती है। जी बिल्कुल। लोनी से यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या अगर 2, 4, 5, 7 दिन वायरल रह जाता है तो उसके बाद ये कोरोना में तब्दील हो जाता है? बढ़िया सवाल है डॉक्टर संदीप। इनका सवाल ये है कि अगर वायरल इन्फेक्शन थोड़े दिन 2-3 दिन चलता रहे तो क्या कोरोना वायरस में तब्दील हो जाता है? बिल्कुल ठीक, यही सवाल। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना वायरस का जो वायरस जो है वो कौन सा है ये देखना पड़ेगा। अगर वो कोरोना वायरस है तो वो शुरू में 2-3 दिन वायरस की तरह ही आता है, फिर वो बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जैसा मैंने बताया था कि वो वायरस की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारी खुद की जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो एक्टिवेट हो जाती है उसके वजह से ज्यादा डैमेज होता है हमारे ऑर्गन्स में। वो खुद के अगेंस्ट ही एक्ट करने लग जाती है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। तो कोरोना वायरस भी तो हर एक तरह का वायरस ही है, तो कोई और वायरस कोरोना में नहीं बदलता। शुरू से वो कोरोना वायरस होता है, शुरू में वो वायरल इन्फेक्शन की तरह से आता है, और बाद में जब हमारी इन्फ्लेमेशन के जो वो प्रणाली है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। नई दिल्ली के सागरपुर से तापस जी जुड़ गए हैं। तापस जी, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। सर मैं स्टूडेंट की ओर से पूछना चाहता हूँ दिल्ली का। जी। दिल्ली का स्कूल तो खुल चुका है, तो 50% हाजिर होने के लिए कह रहे हैं, तो मेरा सवाल है 100% स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा मेरे को बुला रहे हैं, कैसे इसको कैसे वो जा सकते हैं, ये बताइए। मान लीजिए 100 ही जाने को इच्छुक है, तो कैसे इसको प्रबंधन किया जाएगा? तापस जी, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं या फिर आपके नियर एंड डियर वंस जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं,
उस विद्यालय की तरफ से आपके पास या तो मैसेज आएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको ये जानकारी दी जाएगी, या फिर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस बात की सूचना लगाई जाएगी कि क्रमांक जो है, जो रोल नंबर होता है कि 1 से 50 रोल नंबर के विद्यार्थी को किस दिन आना है और उसके बाद के विद्यार्थी को किस दिन आना है। तो आप अपने विद्यालय प्रशासन से संपर्क करें, वहां पर फोन करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जब भी आप विद्यालय जाएं पढ़ने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, धर्म सिंह जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आपका नियमित श्रोता, रेगुलर श्रोता हूँ। मैं 1.5 साल से हर रोज सुनता हूँ, रेडियो है मेरे पास। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए धर्म जी। धर्म जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर संदीप, जैसा कि हमने देखा कि केरल में जब वहां पर त्योहार हुए, ओणम हुआ, उसके बाद मामले बहुत तेजी से बढ़ गए। देश के दूसरे राज्यों में भी दिखा कि रक्षाबंधन के अवसर पर जब भीड़ हुई, वहां पर मामले तेजी से बढ़ गए। अब भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। आने वाले समय में दशहरा है, दिवाली है, इसको लेकर खरीदारी भी बहुत जोर शोर से होती है। क्या आप कहेंगे लोगों को क्या सावधानी बरतें कि फिर एक भयावह स्थिति में देश को न जाना पड़े? देखिए आनंद जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने करी है, और ये तो बार बार सामने आ रहा है कि जब भी क्राउडिंग होती है, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उस समय ये कोविड का संक्रमण बढ़ जाता है। तो हमारे को ये करना चाहिए कि त्योहार हम अवश्य मनाएं, उनको प्रॉपरली अपना करें, लेकिन कोशिश ये करें कि कहीं पे भी क्राउडिंग ना हो पाए। तो जैसे हम अपने घर में ही मना लें, या हम अगर बाहर भी जाएं तो स्टैगर करके जाएं कि जब टाइम में इतने लोग ही अलाउड हैं, उससे ज्यादा लोग कहीं बाजारों में भी ना जाएं, या तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ इंतजाम करे कि एंट्री कर ले कि इतने लोग जा सकते हैं। और जैसे कि आजकल मॉल्स में भी है कि अगर आप जाते हैं तो वो उतने 6 लोग 10 लोग अलाउ करते हैं, बाकी लोग बाहर वेट करते हैं, तो उस तरह से क्राउडिंग नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ मेरे को लगता है कि करना पड़ेगा कि कभी भी क्राउडिंग ना हो पाए, लोग रहें जाएं, अपने सारे त्योहार भी मनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि क्राउडिंग ना हो पाए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब क्राउड में जाएं तो मास्क अवश्य पहनें, और बाकी अपना जो सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रिकॉशन अगर लेंगे तो हमारे त्योहार भी मन जाएंगे, और साथ में ये कोरोना का संक्रमण भी नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर संदीप बता रहे थे कि आप जब भी घर से बाहर जाइए, मास्क जरूर लगाइए, सुरक्षित दूरी का हर संभव पालन करने की कोशिश करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करिए। यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, और अपनी बारी आने पर कोविड टीका जरूर लगाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।